हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 20 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 20 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पर डे की यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए और डेली के ऑडियो रिवीजन, इसके अलावा और भी जितनी क्विज होती हैं, ये सभी सॉल्व करने के लिए आप हमारी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के पढ़े गए इंपॉर्टेंट का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपना देश भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश बना है। एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है चाइना ने। सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, मतलब कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में इस योजना की शुरुआत की है। गोपाल बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता बन गए हैं। और भारत और नेपाल की जो सेना है, दोनों के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज का 15वां एडिशन अभी हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने धार्मिक स्थलों से संबंधित भूमि के अतिक्रमण को अपराध घोषित कर दिया है। और हाल ही में जो पंकज आडवाणी हैं, इन्होंने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। वर्ल्ड बैम्बू डे ये 18 सितंबर को हर साल मनाया जाता है और विराट कोहली ने ऐसा फैसला किया है कि T20 की कप्तानी इससे संन्यास ले लेंगे। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री बन भी गए हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। विमानन सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है शेफाली जुनेजा। और आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए कल है 21 सितंबर। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए मैराथन की क्लास लेके आऊँगी, जिसमें कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक के सेलेक्टेड 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये ऐसे 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि मेरे द्वारा खुद सेलेक्ट किए गए हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये हम डिटेल के साथ कल डिस्कस करेंगे। टाइमिंग आप नोट कर लीजिए, 9 बजे सुबह ये शुरू हो जाएगी मैराथन की क्लास आप लोगों की। और मैंने बताया भी था कि कल मेरा बर्थडे है, और देखिए आप लोगों की क्लास लेने के लिए ये मेरी लाइफ का ऐसा पहला बर्थडे है जब मैं अपने घर से दूर हूँ, फैमिली से दूर हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा पूरा सपोर्ट करें, कल का दिन मेमोरेबल रहे, वीडियो को आप ट्रेंडिंग में लाएं, वायरल करें, जहाँ हो सकता है शेयर करें। बस यही रिक्वेस्ट है कि कल की इस मैराथन क्लास जो होने वाली है, इसमें आप पूरा सपोर्ट दिखाएं। जिन स्टूडेंट ने वीडियो को कभी भी शेयर ना भी किया हो, लेकिन कल की क्लास प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। तो भारत का ये जो 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है नागालैंड में। और जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि तकनीकी पार्क, कहने का मतलब है कि IT के क्षेत्र में लोगों का इंटरेस्ट लाने के लिए, साथ ही लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए ये एक तरह का टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसकी आधारशिला या आप कह सकते हैं जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में नागालैंड में किया गया है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ये है कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है? तो देखिए अभी तक यहाँ के राज्यपाल थे RN रवि, लेकिन RN रवि की नियुक्ति अभी हाल ही में कहाँ की गई है? तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, ये कहाँ के राज्यपाल बन गए हैं? ये बन गए हैं पंजाब के। तो ये रिलेट करके आप याद रख सकते हैं जिन राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नागालैंड के राज्यपाल अब कौन बन गए हैं। देखिए असम के जो राज्यपाल है जगदीश मुखी, इन्हें ही एडिशनल चार्ज दे दिया गया है अब नागालैंड का। इसके अलावा आप लोगों ने नागालिम वाला मुद्दा तो सुना ही होगा। नागालिम जो कि यहाँ अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही थी और अशांत क्षेत्र इसे इसी कारण घोषित किया गया है कुछ समय पहले ही। कहने का मतलब है कि जो नागालैंड है, यहाँ अप्सपा की अवधि बढ़ा दी गई है। अप्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। साथ ही हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये नागालैंड में ही मनाया जाता है, लेकिन ये पहली बार त्रिपुरा में भी मनाया गया था। SSC GD की क्लास जो कि उदित सर के द्वारा ली जाती है। GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आप लोगों के लिए कवर कराए जाते हैं। इसकी जो लाइव क्लासेस है डेली चलती है शाम को 7 बजे। इस क्लास से आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे। पहले का राइट आंसर थाईलैंड था और दूसरे का राइट आंसर था जर्मनी। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में जो मीराबाई चानू है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, इन्हें किस कंपनी ने अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और विदेशी मुद्रा संकट के चलते किस देश के राष्ट्रपति ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने किस अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में जो दिग्गज अभिनेता है पंकज त्रिपाठी,
आप सभी के कालीन भैया, इनकी नियुक्ति की गई है फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। मतलब कि ये अब इस बैंक के लिए काम करते दिखेंगे कहने का मतलब है कि इसका पूरी तरह से प्रचार प्रसार करेंगे। इस बैंक का जो पहला अभियान है फिकर नॉट, इसके लिए भी ये प्रचार करते नजर आएंगे। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ पेमेंट बैंक, इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, इसमें ये बताया गया था कि अभी भी भारत की 60% जनता, यानी कि 60% लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें मोस्टली गांव के लोग हैं, यानी कि ग्रामीण इलाके के लोग हैं। तो सभी लोग बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ सकें, इस ज़रूरत के साथ, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पेमेंट बैंक की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कॉमर्शियल बैंक से थोड़ा अलग होते हैं। इसकी कुछ लिमिट होती है। जैसे कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो पेमेंट बैंक होते हैं, इसमें आप केवल 1 लाख रुपए तक ही जमा स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो पेमेंट बैंक होते हैं, ये अपने अकाउंट होल्डर्स को, यानी कि खाता धारक को एटीएम दे सकते हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते जैसे कि अदर बैंक करते हैं, तो ये इसमें नहीं होता। इसके अलावा जो एनआरआई होते हैं, मतलब कि ऐसे भारतीय जो कि विदेशों में रह रहे हैं, इनके भी जमा को ये स्वीकार नहीं करता। तो ये तो हो गई पेमेंट बैंक की बात, जिसके ब्रांड एम्बेसडर, मतलब कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। इसके अलावा आप लोगों को यदि याद होगा तो इन्हें बिहार खादी का भी ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही बनाया गया था। अमिताभ बच्चन की यदि हम बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इसके अलावा डीडी किसान चैनल जीएसटी, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। सोनू सूद को अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इसके वैक्सीनेशन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और अभिनेता सलमान खान, ये भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत पे वही है जो कि अभी हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान महिला और बच्चों के खिलाफ हुए अपराध में कमी आई है? तो हाल ही में जो एनसीआरबी है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें ये बताया गया कि लॉकडाउन में जब सभी अपने घरों में थे, इस दौरान महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाली जो हिंसा थी, इसमें कमी देखने को मिली है। हालांकि इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग का अलग ही कहना है कि ये आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना गया है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पुलिस स्टेशन तक पहुंच नहीं पाई, अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाई हैं। फिलहाल ऐसी तो रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ कर दी है एनसीआरबी ने, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में कमी तो आई है, लेकिन जो सांप्रदायिक और जातीय दंगे होते हैं जो कि बीते वर्ष देखने को भी मिले हैं, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी ये जो लिस्ट है, इसमें साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था कि अब जिनकी जॉब थी, जॉब तो चली ही गई, जिनके पास पहले से ही जॉब नहीं थी, अब और ही क्या करें वो। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हुए थे। ओटीपी आता था मोबाइल में, जिन्हें जानकारी नहीं थी ओटीपी बता देते थे, बैंक से पैसे उड़ जाते थे। ये सारी जो फ्रॉड की चीज़ें हैं, ये लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। ये सभी रिपोर्ट जारी की गई है एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। एनसीआरबी की स्थापना ये हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर हैं रामफल पवार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला है? तो ये रिलेटेड है मणिपुर से, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, जीआई टैग होते क्या हैं? जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी भी प्रोडक्ट को यदि ये जीआई टैग मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है, जिसके कारण उसकी मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है तो लोग उसका उत्पादन भी करते हैं, और उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये है जीआई टैग। भारत में पहली बार 2004 में मिला था दार्जिलिंग की चाय को, और अभी किसे मिला है? मणिपुर के 2 प्रोडक्ट को, जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि हम बात करें संतरे की, तमेंगलोंग संतरा, तो ये केवल तमेंगलोंग जिले में ही पाया जाता है मणिपुर के, इसलिए इसका नाम ही इस जिले के नाम पर रख दिया गया है। अपनी मिठास और इसके खट्टेपन के स्वाद के लिए ये फेमस है, मतलब कि दोनों का मिला जुला ये कॉम्बिनेशन है, और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिसके कारण इसे जीआई टैग दिया गया। यदि हम बात करें हाथी मिर्च की, देखिए ये जो पैराग्राफ है ये संतरे के बारे में है, और नीचे का पैराग्राफ मिर्च के बारे में लिखा हुआ है। ये जो हाथी मिर्च है अपने विशेष स्वाद और रंग के कारण जानी जाती है, जो कि मिर्ची के सबसे अच्छे किस्मों में से एक हैं, और इन्हीं दोनों प्रोडक्ट को भी हाल ही में जीआई टैग मिल गया है। अब देखिए, एक मिर्च की बात है, हाथी मिर्च, ये तो मणिपुर से रिलेटेड है। एक और आप लोगों ने सुना होगा सिक्किम की एक मिर्च, जिसका नाम था डल्ले खुरसानी मिर्च।
जो कि अपने तीखेपन के कारण फेमस थी, डल्ले खुरसानी। इसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बिहार के 4 प्रोडक्ट हैं, मगही पान, कटरानी राइस, जर्दालू आम और शाही लीची। इन सभी को जीआई टैग मिला। कश्मीर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो गुच्छी मशरूम। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को विलो बैट के बारे में बताया था, ये भी कश्मीर से ही रिलेटेड है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फैसला किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अभी इंपॉर्टेंट मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल चुका है कि ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो ये आप याद रख लें कि ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है। 2003 से वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज़ कर रहा है। और ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि अलग अलग देशों में बिजनेस शुरू करने के लिए क्या कैसा माहौल है। इसने अपनी जो लास्ट रिपोर्ट रिलीज़ की थी इसमें इसने भारत की रैंक 63rd बताई थी पूरी दुनिया में। हालांकि देखिए, भारत पहले इसमें 100वें स्थान पर रहा, इसके बाद 77, इसके बाद भारत को 77 से डायरेक्ट 63rd प्लेस दे दिया गया था। और इसकी इस रिपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा शक भी किए जा रहे थे कि ये जो वर्ल्ड बैंक है अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने में कुछ गड़बड़ कर रही है। आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं और एक दबाव के चलते आप कह सकते हैं कि फिलहाल इसने कह दिया है कि हम अपनी रिपोर्ट ये जो है ये प्रकाशित नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में यदि हम बात करें तो 1944 में स्थापना हुई थी। 1945 से इसका संचालन शुरू हुआ था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, 13वें क्रम के अध्यक्ष अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा 2021 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से की गई है। अब देखिए, कोचीन इंडिया के मैप में केरल वाली लोकेशन आप देखे होंगे, तट पर स्थित है कोचीन पोर्ट ट्रस्ट। इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, हाल ही में 18 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, जो कि हर साल सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इसी के मौके पर ये जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं, इन समुद्र के तटों को साफ रखने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि हर साल महासागरों में जो प्लास्टिक का मलबा होता है, इस मलबे के कारण 1 मिलियन से अधिक समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। तो भारत के तटों को सुरक्षित रखा जाए या साफ रखा जाए, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए एक तरह का ये जन जागरूकता अभियान है, स्वच्छता पखवाड़ा, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में कोचीन पोर्ट के द्वारा की गई है। अब यहाँ मैंने पोर्ट का ही मैप आप लोगों के सामने लिख रखा है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कोचीन का मैंने बताया जो कि केरल में स्थित है। अदर आप रिलेट कर सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कांडला गुजरात में है, मुंबई आप जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू या नुआहा सेवा ये मुंबई में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र का ये पोर्ट है। मारामुगाव पट ये गोवा से रिलेटेड है। मैंगलोर आप जानते हैं। तूतीकोरिन और चेन्नई ये तमिलनाडु में स्थित है। एक तो पारादीप आप याद रख लें, पारादीप ओडिशा में है। और एक हल्दिया बंदरगाह आप लोगों ने सुना होगा, हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये तो हो गई पोर्ट्स की बात। ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे लिख रखे हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। कोचीन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नाम अभी हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कुछ समय पहले ही नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके नए अध्यक्ष का नाम आप लोगों को यदि मालूम हो तो ये है राजीव जलोटा। विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट है। देखिए, जो विशाखापट्टनम है ये भारत का आप कह सकते हैं कि सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से अब नए मुख्यमंत्री ये बन गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही के दिनों में कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद से नए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई है, जैसे कि भूपेंद्र पटेल। विजय रूपानी गए, इनके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। इसके बाद तीरथ सिंह रावत गए, तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर धामी। फिर कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, ये गए, तब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई। यदि हम बात करें पंजाब की, कल इसके बेसिक फैक्ट हालांकि मैंने आप लोगों को बताए ही थे। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम कहा जाता है, नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह बन गए हैं। और पंजाब के अभी हाल ही में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो ये थे तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जो कि अब बने हैं पंजाब के राज्यपाल। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, कोवैक्स गठबंधन पर समझौता करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। पंजाब की पहली महिला महासचिव ये कौन है? तो ये है विनी महाजन। इनका नाम कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था। इसके अलावा आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? 3 कृषि कानून वाला मैटर, मतलब कि इसके विरोध में इसने जो प्रस्ताव लाया था
और ये लाने वाला पहला राज्य बना था, ये भी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने पानी की बूंदों से बिजली बनाने की तकनीक विकसित की है? तो ये कारनामा कर दिखाया है आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स के द्वारा। मतलब कि जो आईआईटी दिल्ली है, इसने विभिन्न संस्थानों की इसमें हेल्प ली है और लगभग 3 साल की अपनी कड़ी मेहनत के बाद ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। जिससे कि होगा क्या, बारिश में जो बूंदें होती हैं, इन बूंदों में मौजूद जो काइनेटिक एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इन दोनों के ही ज़रिए बिजली बनाई जा सकती है। और ये करके दिखा दिया है आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो विकसित कर ली इन्होंने, लेकिन इसे पेटेंट कराया जाना बाकी है। अभी पेटेंट की क्या प्रक्रिया होती है? फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक प्रसिद्ध ब्रांड का हम एग्जांपल ले लें, एडिडास। आप लोगों ने सुना भी होगा, सब जानते हैं। तो एडिडास का जो लोगो है, इनके प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। मतलब कि जैसे कि एडिडास का जूता ही हो गया, तो उस पर जो लोगो लगा हुआ होगा, इस पर इन्होंने पेटेंट करा रखा है कि इस पर हमारा ही आधिपत्य है, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो मार्केट में जब इसके डुप्लीकेट निकाले जाते हैं तो एडिडास के नाम से नहीं निकाले जाते। ये आप लोगों ने देखा होगा, एबीडास या कुछ भी स्पेलिंग आगे पीछे कर देते हैं तो मिलता जुलता नाम निकाल देते हैं, लेकिन इसी नाम से नहीं निकाला जा सकता यदि इस कंपनी ने पेटेंट करा लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मिनरल वाटर आती है बिस्लरी। बिस्लरी के कितने मिलते जुलते नामों से ये पानी बिकता है और ऐसे में लोग धोखा भी खा जाते हैं। बिलसरी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये कुछ मैच करते नाम हैं। तो किसी भी चीज़ का यदि पेटेंट हो जाता है तो पूरा आधिपत्य उसी का होता है। फिलहाल यदि हम बात करें आईआईटी दिल्ली की, तो आईआईटी दिल्ली के ही द्वारा 2 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला एक डिवाइस भी डेवलप किया गया था। आईआईटी हैदराबाद के बारे में यदि हम बात करें तो जैव ईंट से बनी भारत की पहली इमारत आईआईटी हैदराबाद के द्वारा डेवलप की गई, जबकि भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया था। हाल ही के दिनों में आईआईटी बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में रनिंदर सिंह बन गए हैं। मतलब कि ये जो रनिंदर सिंह है, इनका ये चौथा कार्यकाल है। इन्होंने इसके अध्यक्ष का चुनाव फिर से जीता है और ये फिर से बन गए हैं राइफल संघ के अध्यक्ष। राइफल संघ के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1951 में की गई थी। और इसी से मिलते जुलते कुछ नाम हैं, जैसे कि नरेंद्र बत्रा भारतीय हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये अध्यक्ष हैं। संजय कपूर, आप लोगों ने चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा, इसके ये अध्यक्ष हैं। अर्जुन मुंडा, ये हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक की नई किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, इसका विमोचन किया जाएगा? तो ये है झुम्पा लाहिरी की किताब। झुम्पा लाहिरी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, तो इनकी ये जो किताब है, हालांकि लॉन्च तो होनी ये अगले साल है, लेकिन ये जो किताब है ये चर्चे में है, क्योंकि ये जो झुम्पा लाहिरी है एक प्रसिद्ध लेखक है। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनकी जो किताब है ये अगले साल लॉन्च होनी है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। अरुंधति रॉय के बारे में आप जानते ही हैं, इन्हें बुकर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए। शरद पगारे और नासिरा शर्मा, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस साल का जो व्यास सम्मान था 2020 का, शरद पगारे को ही मिला इनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, जबकि 2019 का मिला नासिरा शर्मा को इनकी रचना कागज की नाव के लिए। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम टच कर सकते हैं ये हार्डवेयर कहलाता है। और कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी आप लोगों ने सुनी होगी। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की यदि हम बात करें तो ये है थायराइड। और दुनिया का सबसे विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली को माना जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज आप जानते ही हैं, लैंड स्टेनर और वेनर ने की थी। एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है ये होता है बॉक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह जो कि था स्पुतनिक 1, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह यदि पूछा जाए तो ये लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, आप लोगों को मालूम ही है। और पूरे भूपटल पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। सांझ का तारा, ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी हालांकि इसे कहते हैं। और वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओजोन गैस होती है ये पाई जाती है समतापमंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर होती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बनता है जिप्सम से। मछलियाँ जो कि गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, और जो हरे पौधे होते हैं वो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया ये अपकेंद्री बल पर कार्य करती है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर जापान था।
आप लोगों के लिए आज का सवाल है 100% योग्य आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और मेरी बातों को आप भूलेंगे बिल्कुल नहीं। आप लोगों को सपोर्ट अपना ज़रूर दिखाना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।